हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिजिटल होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टॉपिक वाइज सीरीज लेकर उपस्थित हूं और आपको यह सारी वीडियो की जितनी भी सीरीज है या सीरियल वाइज आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। हमारा पहला प्रश्न है पंजाब की कढ़ाई या फिर पंजाब की कढ़ाई कौन सी है? तो हमारी पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी, और जो है इसको फारसी में गुलकारी भी कहते हैं। और इस फुलकारी में हमारी जो कपड़े होते हैं वो जो है मोटे खद्दर टाइप के कपड़े होते हैं, और इसमें जो है रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। और कौन कौन से बनाए जाते हैं कपड़े? चोप, सुभर, छोबे, तिलपत्रा, नीलक, सालू, थिरमा, ये सारे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। और इसकी विशेषता यह है, जो पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी, इसकी विशेषता यह है कि इसमें डिजाइन ट्रेस नहीं की जाती, सीधे डिजाइन बनाई जाती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा फुलकारी में बनने वाली डिजाइन। यह डिजाइन कौन सी बनती है? तो हम जो है इसमें जो भी डिजाइन बनाते हैं लेकिन वो ज्यामितीय डिजाइन होती है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है चिकनकारी कहाँ की कढ़ाई है? तो चिकनकारी हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा फेमस कढ़ाई है, और वहां पर भी लखनऊ शहर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कढ़ाई ये है। और इस कढ़ाई को सबसे पहले शुरुआत किया था फैयाज खान ने, और इसके अन्य कई नाम भी हैं, जैसे कि शैडो वर्क, सफेद चिकनकारी या व्हाइट एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये चिकनकारी के अन्य कई नाम है, और इसमें भी अनेक प्रकार के टाके लगते हैं। मेन जो है टाके हैं जैसे जालीदार टाका, गांठ वाली उभरी, तो जो है कढ़ाई, फंदा कढ़ाई, और इसमें एक टाका है हैरिंग बोन टाका, और बाकी चपटी, बुखिया, कटाओ, गांठ वाली उभरी, मुर्री, फंदा, ये सारे इसमें टाकों का प्रयोग किया जाता है। हैरिंगबोन टाका, इन सारे टाकों का प्रयोग करके इस जो है एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कसीदाकारी कढ़ाई या कसीदाकारी कढ़ाई कहाँ की है? तो ये हमारी कश्मीर की ही है। नाम से ही पता चलता है कि कसीदा, तो तरह तरह की इसमें कसीदाकारी की जाती है, और यह कश्मीर की हमारी कढ़ाई है। और इसमें जो है पश्मीना शॉल बनाया जाता है, और दोसाला शाल बनाया जाता है, और कसावा, ये जो है सारे साल तरह तरह की डिजाइन बनाते हैं। और ये पश्मीना साल जो हमारा है ये कपड़ा हरकस बकरी से बनता है। और दो साला में क्या होता है, 2 सालों को मिलाकर ये तैयार किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो जो है किनारे पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी की जाती है कि 2 तरह, यानी कि आप उल्टा भी ओढ़ सकते हैं और दोनों तरफ ओढ़ने की इसमें व्यवस्था रहती। फिर है कसावा, इसका जो है आकार चौकोर रहता है, और ये भी साल की ही तरह होता है। इसमें भी तिरछी बुनाई, ट्विल बुनाई, इस तरह से कढ़ाई की जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है बंगाल की कढ़ाई। तो बंगाल की कढ़ाई हमारी कौन सी है? तो हमारी ये कांथा कढ़ाई है, जिसको कालका भी कहते हैं। इसमें भी देखिए जो भी वस्त्र बनते हैं, कह सकते हैं जैसे सुजनी है, दुर्जनी है, लेप, कांथा, बेटन, ये सब क्या है, ये सारे तैयार किए जाते हैं। और इसकी विशेषता है कि पुराने कपड़ों से इसमें जोड़-जोड़ कर या पैबंद लगाकर इस तरह से कढ़ाई की जाती है। तो सुजनी हमारी क्या है? ये सुजनी एक तरह से चादर होती है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तक की और चौड़ाई लगभग 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर तक की होती है, और ये बिछावन के रूप में कार्य करता है। और दुर्जनी क्या होता है? तो दुर्जनी भी इसी तरह से कढ़ाई करके एक थैली नुमा बनाया जाता है। और इसके अलावा भी अन्य वस्त्र जैसे बेटन है। बेटन एक ऐसा थैलीनुमा होता है जिसमें बहुमूल्य सामान रखते हैं, गहने रखते हैं, और जो है पवित्र किताबों को, कागजात को रखने का, इस तरह से सारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चंबा कढ़ाई। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रमुख कढ़ाई है चंबा कढ़ाई, और इसको रोमवासी क्या कहते थे? सुई पेंटिंग कहते थे। और किस लिए कहते थे? क्योंकि ये अपनी बारीकी, सूक्ष्मता के लिए और सुंदरता के लिए जानी जाती है चंबा कढ़ाई, इसलिए इसको रोमवासी सुई पेंटिंग कहते हैं। इसको भी जो है अधिकतर सिल्क के या कॉटन के कपड़े पर बनाया जाता है। और इसमें अष्टनायिका, कालिया, राक्षस, कुर्शेस, यानी कि जो हमारी इतिहास है उससे रिलेटेड जो है, जो भी चित्र उकेरे जाते हैं कढ़ाई में, तो इतिहास से रिलेटेड, यानी कि फूल पत्तियां न होकर के समुद्र मंथन हो गया, निजर मेला, जुलूस, कुरुक्षेत्र, और अष्टनायिका जैसे आपने देखा होगा, तरह तरह की साड़ियां भी देखा होगा डांस करते हुए या उस तरह से, तो वैसी डिजाइन इस कढ़ाई में
चंबा कढ़ाई में बनाई जाती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कर्नाटक की कढ़ाई। तो कर्नाटक की हमारी कढ़ाई कौन-सी है? तो ये हमारी हो जाएगी कसूती कढ़ाई। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पैठनी कढ़ाई कहाँ की है? तो यह पैठनी हमारी महाराष्ट्र की है। फिर उसके बाद हमारी जो है हमारा अगला प्रश्न है कांजीवरम की कढ़ाई। तो यह कांजीवरम हमारा तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। जो भी मदुराई और मद्रास इन शहरों में ये कांजीवरम साड़ियाँ और कांजीवरम कढ़ाई किस्म में है तरह-तरह की साड़ियाँ बॉर्डर लिए हुए बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है अंडाणु परिपक्व होता है। तो ये हमारा परिपक्व होता है 28 दिन में। सामान्यतः स्त्री में गर्भावस्था को छोड़कर मासिक धर्म की समयावधि 26 से 28 दिनों तक होती है और इसकी शुरुआत लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा गर्भकालीन अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था कब से कब तक होती है? तो यह अवस्था गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है और जन्म तक की अवस्था को गर्भाधान अवस्था कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है मानव भ्रूण का समय या भ्रूणावस्था कह सकते हैं हम, कब से कब तक होती है? तो यह जो है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की भ्रूणावस्था कहलाती है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह यंत्र जिसके द्वारा वह यंत्र नहीं सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण पहुँचता है। तो वह जो है गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को पोषण पहुँचता है और इसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान जो है एक महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन 12 किलो तक लगभग
तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला का कितना वज़न बढ़ता है? तो जो है एक महिला का वज़न लगभग 12 किलो तक बढ़ जाता है। गर्भावस्था में वज़न का बढ़ना एकदम सामान्य-सी बात है। शरीर में जो है बदलाव आते हैं, शिशु का विकास होता है, साथ-साथ वज़न भी बढ़ता है। सामान्यतः जन्म के समय शिशु का वज़न 2.5 से 3 किलो तक होता है। इसके बीच गर्भाशय की मांसपेशियों की परत बढ़ती है, 900 ग्राम तक की लगभग इसका वज़न होता है, प्लेसेंटा का वज़न 500 ग्राम तक होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 12 किलो तक जो है एक महिला का वज़न बढ़ जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान शिशु की नाल कब काटनी चाहिए? तो जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि स्पंदन रुकने तक। जब जो है प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है, तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूखकर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाती है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है या बच्चे के विकास को प्रेरित करती है तथा उसे आवश्यक पोषण एवं रोगों के संक्रमण से सुरक्षित रखने का काम करती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव की कहा जाता है। सामान्य तो इसको जो है प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना रहती है और परंतु कुछ स्थितियों में जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा होता है तो उनका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, शिशु जन्म के 15 से 30 मिनट तक का समय क्या कहलाता है? तो यह समय फॉर्च्यूनेट कहलाता है। जन्म के 15 से 20 मिनट तक का समय जब बालक वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल कटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और वह अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना या समायोजन करना आरंभ कर देता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कोलेस्ट्रम क्या है? तो ये कोलेस्ट्रम नहीं, अगला प्रश्न है, सिर और शिशु के शरीर का वजन या वजन में जो अनुपात होता है वह कितना होता है? तो इसका अनुपात सिर का और शरीर का अनुपात 1:4 होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कोलेस्ट्रम क्या है? तो यह कोलेस्ट्रम जो है प्रसव के बाद जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। फिर इसके बाद हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं अगला टॉपिक है हेल्थ साइंस। तो इसका पहला प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? तो ये हमारा हो गया एड्स, पोलियो, रेबीज, डेंगू, इस तरह से ये हमारे विषाणु जनित रोग हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। तो सिर के लिए कौन सी पट्टी प्रयोग की जाती है? तो त्रिकोणी पट्टी प्रयोग की जाती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम होता है। तो यह देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस होता है जब हम सेल्सियस में देखते हैं। तो इन दोनों की जो है याद रखिएगा आप गिनती। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बिस्तर घाव के क्या कारण हैं? तो जो है ये बिस्तर घाव होता है दबाव, रगड़, गीलापन की वजह से। जब जो है रोगी लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ जाता है तो बिस्तर घाव हो जाता है और लगातार पड़े रहने की वजह से एक ही पोजीशन में दबाव पड़ता है, हड्डियों की रगड़ होता है और बिस्तर घाव को सैया घाव भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पिस्सू कहाँ रहते हैं? तो यह पिस्सू जानवरों के शरीर में रहते हैं और यह रक्त को चूस-चूस कर अपना जीवन पालते रहते हैं और इन पिस्सुओं से जो है अन्य और कई संक्रामक रोग मनुष्यों में भी फैलने का भय रहता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, डेमोग्रा डेमोग्राफिक गैप या डेमोग्राफिक गैप क्या है? तो यह जन्म व मृत्यु के बीच की भिन्नता को हम डेमोग्राफिक गैप कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है, द सीट का अर्थ है।
तो यह जो है ड्रस शीट क्या कहलाती है? रबड़ या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर होती है, सफ़ेद चादर होती है। और जो ये रबड़ या मोमजामा क्या होता है? तो ये रोगी के बिस्तर पर बिछाने वाला एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, जिससे पानी गिर जाने पर या रोगी की किसी स्थिति में जो है मल-मूत्र त्याग जो है नीचे बिस्तर पर ना पहुँचे, और उसके ऊपर बिछाई जाने वाली चादर को ड्रा शीट कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो यह चौड़ाई हमारी 7 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा है, रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो रक्तस्राव रोकने के लिए हम लंबी पट्टी का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ ही बर्फ की टोपी का भी प्रयोग करते हैं, या बर्फ की थैली को भी रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन साइंस। पहला प्रश्न हमारा है, दूध से प्राप्त होने वाली प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दूध से प्राप्त होने वाली प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय में होता है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो वो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है? तो फलों की शर्करा हमारी फ्रक्टोज कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है वह हमारी छोटी आंत में होता है। फिर है, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो यह ग्लाइकोजन का संग्रह हमारी जो है यकृत में, या हम कह सकते हैं लीवर में होता है। फिर अगला प्रश्न है, जैम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैम बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो चीनी और पेक्टिन का प्रयोग जैम बनाने में किया जाता है।
तो जैम बनाने में हम चीनी और पेक्टिन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति ये जो है ये पोषण पॉलिसी का आरंभ कब हुआ? तो ये 1993 या 1993 को इसकी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सीसी मक्खी से कौन सा रोग हो जाता है? तो सीसी मक्खी से हम जो है अनिद्रा रोग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, स्टार्च अनाजों के किस भाग में पाया जाता है? तो ये हमारा जो स्टार्च है, अनाजों के एंडोस्पर्म नामक भाग में पाया जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत। तो ये अनाज में जो है बताया गया है, यहाँ पर मेजरमेंट अनाजों में हुआ है। तो जो है अनाज में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है रागी में 6 मिलीग्राम तक, और इसके बाद आता है नंबर बाजरा का जिसमें 5 मिलीग्राम तक आयरन पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो ये स्टार्च को शर्करा में टाइलिन बदलता है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, हम कह सकते हैं प्रसार शिक्षा। तो ये प्रसार शिक्षा का ये देखते हैं पहला प्रश्न, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। तो यह कैसी पद्धति है? तो ये हमारी व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को ज्ञान प्रदान करना, उनका विचार शक्ति का विकास करना, मानव में व्यवस्थित वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की जो है शक्ति प्रदान करना। प्रसार शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक व लचीली है। लचीली इसलिए क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं प्रसार शिक्षा, क्योंकि ये कोई जोर दबाव दिए बिना मनुष्य की हर पहलू का जो है ध्यान रखती है और व्यवहारिक रूप से शिक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसको व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो यह प्रसार शिक्षा का हमारा कौन सा सिद्धांत है? करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग का हमारा ये सिद्धांत है। फिर इसकी जो है इसमें क्या देख सकते हैं, प्रसार शिक्षा सिद्धांत करके सीखने पर ही आधारित है, और प्रसार शिक्षा अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है, और यह एक्सटेंशन लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना, तथा एक्स का अर्थ है आउट अर्थात बाहर की ओर, यानी कि किसी भी शिक्षा को बाहर की तरफ खींचना या फैलाना। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा है तो यह क्या है? तो यह दो तरफा मार्ग है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं? तो प्रसार शिक्षा के कुल 5 क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान एक कलामय विज्ञान है जिसमें कला विषयों के साथ साथ विज्ञान विषय की पढ़ाई की जाती है, इसलिए इसको हम गृह विज्ञान का हमारा नाम क्या है? घरेलू विज्ञान कह सकते हैं। गृह विज्ञान विषय भी पढ़ाया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य 5 विषय या शाखाएं हैं जिसमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर करने के बाद पीएचडी एवं शोध कार्य करती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरुष ने गृह विज्ञान में पीएचडी की सर्वप्रथम? तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर के एन चंद्रशेखर ने पीएचडी की। डॉक्टर के एन चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे, जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा विहार स्थित गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत हुए। जब पीएचडी कर ली उसके बाद ये कहाँ पर कार्यरत हुए? गृह विज्ञान संकाय में डीन पद पर कार्यरत हुए। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो आर्थिक पहलू हमारा गृह विज्ञान का गणित व अर्थशास्त्र और घरेलू गणित जो है सीखना, इस पर जो है आधारित है। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का मूल्यांकन का उपकरण है। तो इसका मूल्यांकन का उपकरण है हमारे अभिलेख। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा? यह जो है किसकी डिफिनेशन है? तो ये जेपी लिंगन की डिफिनेशन है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन किस वर्ष में शुरुआत हुई? तो दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। फिर जो है हमारा आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को हम क्या कहते हैं? यह जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको पारस्परिक संचार कहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।